तो यही मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हमारा अर्थ इवॉल्व हुआ, है ना। और इस अर्थ के इवोल्यूशन में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे। अब इस अर्थ के बारे में स्टडी करना इज अवर जॉब, being a student of geography and aspirant of UPSC examination GS पेपर 1. So you will have to read this part. और इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये जो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा समझे थे, उसमें लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अगर इफ यू रिमेंबर कि मैंने बोला था कि अराउंड 3.9 या 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, दिस 3.9 और 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ जो है अर्थ में आया था पहली बार, है ना। रफली अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो आपके वर्टिब्रेट्स एंड फिशेस आए थे। 400 मिलियन ईयर्स अगो रफली हमारे लैंड पे प्लांट्स आए थे, इसके बाद फॉरेस्ट बना था। रफली अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो फ्लाइंग रेप्टाइल्स आए थे, है ना। सो दीज आर द लैंडमार्क्स जिसको आप रफली रिमेंबर कर सकते हो, है ना। और अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो हमारे अर्लियर होमिनाइड्स जो बोल रहे हैं, जो हम लोग फायर को कंट्रोल करना चालू किए थे, ये सब, नहीं सॉरी, ये 1.2 मिलियन सब, तो उसके आसपास हम लोग फायर को कंट्रोल करना चालू किए थे। तो ये एक टाइम था जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था। ज्योग्राफी में दिस इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज सो एज टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर लॉजिकल इन्फरेंसेस। अपने लॉजिकल चीजों से इसको आंसर्स को सॉल्व करना एक कला है। वो कला को मैं आपको सिखाना चाह रहा था, दैट आर्ट आई वांटेड टू विजुअलाइज यू ऑल। तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड था। आज हम लोग इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। These slides are already available on your links. Okay. Now again come to the beautiful journey of interior part of the earth. अभी आपको ऊपर से लेके आया, बिग बैंग से लेके आया, अर्थ में कुदा दिया। नाउ अर्थ से मैं आपको अर्थ के कोर में लेके जाऊंगा, है ना। अब उसको हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अर्थ के इंटीरियर के बारे में मुझे जानना है, कैसे जानूं? सो आई हैव टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट थिंग, either directly digging, है ना, I can dig whole of the earth and then I'll try to find out what is there inside on the interior part of the earth. That is one way. Or else I can find certain clues through which I will be trying to understand what should have been there in interior part of the earth. तो दो तरीके से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो मैं डायरेक्ट एविडेंस है जो मुझे डायरेक्टली डिगिंग वगैरह से मिल सकता है, या तो कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस है जो मैं कहीं से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे अनिकेत क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड का मूड खराब है, तो वो दो तरीके से कोशिश करता है ना। एक तो उसका चेहरा या नाक चढ़ा हुआ है, उससे कोशिश करता है कि हाँ वो उसका मूड खराब है, या तो वो अच्छे से एब्यूज कर दे, या तो उससे समझ आता है। तो हमको डायरेक्ट एविडेंस से पहले इनडायरेक्ट एविडेंस समझ ले तो बहुत अच्छा है, वी आर ऑलवेज सेफ। और अनिकेत भी यही यूज करता है बिकॉज ही इज द यूपीएससी एस्पिरेंट, तो इसलिए वो यही यूज करता है। वो देख लेता है हाव भाव को, चेहरा वगैरह को, हाँ आज अच्छा मूड है तो आज अच्छी बात करें, और अगर अच्छा मूड नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्यार की बात करें, सोना बाबू वो सब ट्राई करें। सो दैट्स द थिंग। तो अर्थ के बारे में जानने के लिए डिगिंग करना इज नॉट गुड थिंग। व्हाई? क्योंकि हम लोग अर्थ को डिगिंग करेंगे तो कितना करेंगे, है ना। हम लोग बोरिंग करते हैं तो 500 मीटर 700 मीटर बोर जो वाटर के लिए निकालते हैं, दैट इज मैक्सिमम वी कैन रीच, है ना। चलो 1000 मीटर तक चले गए, बट अर्थ अर्थ इज हैविंग रेडियस इज अबाउट 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर का रेडियस है अर्थ का। अब उसमें 1 किलोमीटर आप खोदोगे तो वो एक काइंड ऑफ पिंपल को जब फोड़ देते हैं तो जैसे वो बन जाता है ना गड्ढा, वैसे टाइप का है ना। तो बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ उसका इमेजिनेशन था, बट दैट इज लाइक दिस ओनली, है ना। फिर भी उसमें ज्यादा बड़े गड्ढे बन जाते, पर उसमें तो इतना भी बड़ा नहीं बनेगा, है ना। 6370 किलोमीटर इतना बड़ा रेडियस है, डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मतलब डायरेक्ट एविडेंस हम लोग नहीं जा सकते। लेट्स सी फिर भी डायरेक्ट एविडेंसेस में हमारे पास क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। सो देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और उसमें भी हमारे पास डेंसिटी का स्टडी, टेम्परेचर एंड स्ट्रक्चर का स्टडी करके हम लोग कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लाइक डायरेक्ट रिसोर्सेस में हमारे पास है गोल्ड माइन। गोल्ड माइन मेरे पास तो नहीं है, साउथ अफ्रीका के पास गोल्ड माइन है, एंड दैट इज रफली अराउंड 3 to 4 किलोमीटर डीप। तो वहां पे ऑलरेडी डिगिंग किया हुआ है, तो 3 to 4 किलोमीटर डीप करके हम लोग गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देन
तो हम लोगों को वहां से भी कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि 3 to 4 किलोमीटर में क्या है रफली करके। तो व्हाट वी हैव फाउंड आउट, अच्छा वो तो एक हुआ। और सेकंड हम लोगों ने क्या किया, वी ट्राइड टू हैव अ ड्रिलिंग ऑन द ओशियन फ्लोर, ओशियनिक फ्लोर में डीप ड्रिलिंग किया हम लोगों ने। And also we have another project that is also called integrated ocean drilling project, and also we try to drill deepest on the Kola area of the Arctic Ocean। ये सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग ड्रिलिंग करने की कोशिश की है, डिग करने की कोशिश की है। बट व्हाट वी हैव फाउंड आउट, वी हैव फाउंड आउट सर्टेन थिंग्स। कुछ तो मिला हमको, क्या मिला? पहली बात ये मिला कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यस, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब क्या है? अगेन अनिकेत को मैं खड़ा कर देता हूं। अनिकेत यहाँ पे डीपर जाता जाता है ना, नीचे जाते जा रहा है। तो व्हाट आर द थिंग्स ही विल ऑब्जर्व? कैन समवन टेल मी? जैसे ही वो जैसे ही वो अर्थ के अंदर में जाता है, इंटीरियर में जाता है, टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। व्हाट शुड हैपन? टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए अर्थ के अंदर में जाएंगे? इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? आपने कभी ऑब्जर्व किया है जैसे ही आप कहीं पे डिगिंग करते हो तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है? यू माइट हैव ऑब्जर्व, है ना। इवन समटाइम्स इट हैपेंस कि जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे का जो भी होता है, बेसमेंट्स वगैरह होते हैं, देयर द टेम्परेचर इज अ बिट हाई एज कंपेयर टू द फ्लोर विच इज ऑन द अपर लेयर, है ना। वो आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वन थिंग इज श्योर कि टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, अगर मैं बोलूं कि density of the particles which are available on the earth, whether it should keep on increasing or decreasing, the density of the particles should keep on increasing or decreasing? increasing, है ना, इंक्रीज होना चाहिए। और वो कैसे होता है, कैसे डेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं हम लोग, है ना। कैसे इंक्रीज होना चाहिए उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल तो जानते होगे, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम है, ये लाइटर एलिमेंट है कि डेंस एलिमेंट है? लाइटर। अच्छा, फिर हम लोग कार्बन पे आते हैं और ऑक्सीजन पे आते हैं। तो कार्बन ज्यादा हैवी होना चाहिए कि ऑक्सीजन ज्यादा हैवी, ऑक्सीजन O2 ज्यादा हैवी होना चाहिए कि कार्बन ज्यादा हैवी होना चाहिए? कार्बन। पीरियोडिक टेबल का याद करो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, इजंट इट? ये तो है ना कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यही है मेरे को जो याद आ रहा है ना। तो मतलब क्या है, ये तो अरेंज ऑलरेडी इसी तरीके से है कि लाइटर एलिमेंट जो है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जो भी बोरॉन का जो भी हो, है ना, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है ना। तो मुझे जो रफली याद आ रहा है, तो इसमें इस हिसाब से देखा जाए तो एटॉमिक वेट के हिसाब से सबसे लाइटर ये हाइड्रोजन है। दैट्स वाई अगर अगर पूरे अर्थ में हाइड्रोजन कहीं पे मिलेगा, पूरे अर्थ में हाइड्रोजन कहीं पे मिलेगा, तो वो अर्थ के ऊपर में ही मिलेगा, क्योंकि इट इज लाइटर। ऑलरेडी वी हैव ऑब्जर्व कि किसी भी बलून में हम लोग हाइड्रोजन को डालते हैं तो वो ऊपर ही जाता है। तो हाइड्रोजन इज द लाइटर एलिमेंट, है ना। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑलमोस्ट तीनों आसपास में के एटॉमिक वेट वाले हैं। तो इसमें डिपेंड करता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डाल दूं, CO2 बना दूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना दूं या O2 बना दूं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसका वेट अलग तरीके से देखेंगे। बट वन थिंग इज श्योर कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो या तो जितने गैसेस जो दिख रहे हैं वो अर्थ में ऊपर साइड में मिलने चाहिए। बिकॉज पता है क्या, हम लोग ना एटमॉस्फेयर को अर्थ का पार्ट नहीं मानते। बट इफ यू थिंक डीपली कि लिक्विड, गैस या सॉलिड, रिगार्डलेस ऑफ अर्थ किसी से भी बना हो, ये पूरा जो अर्थ है उसको सिर्फ हम लोग अर्थ, ये जो लिथोस्फीयर का अर्थ नहीं समझते, ये पूरा एटमॉस्फेयर को भी लेके चलते हैं। ये अर्थ है हमारा। क्यों? पता है, जस्ट डिफरेंस बिटवीन
दैट पार्ट एंड दिस पार्ट इज दैट कि वो गैस के फॉर्म में है, फिर वो लिक्विड के फॉर्म में है, फिर वो सॉलिड के फॉर्म में है। इफ यू विल ऑब्जर्व क्लोजली, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को भी एक स्फीयर बोलते हैं, है ना। इसलिए हम लोग जो स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर जो बोलते हैं वो भी स्फीयर है। बस ये है कि वो गैस के फॉर्म में है, वो हमारे पास रहने के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब उस पर रह नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। अदरवाइज वो भी एक अर्थ का रेडियस का पार्ट है। दो वी आर नॉट काउंटिंग इट अंडर 6300 में, उसको काउंट नहीं कर रहे, बट इन रियलिटी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अवर अर्थ, हमारे अर्थ का ही पार्ट है। अब उससे थोड़ा नीचे आया तो लिक्विड आया, और उससे नीचे आया तो सॉलिड आया, यही तो है। अब किसी भी लिक्विड जो अर्थ के अंदर में है, अल्टीमेटली इट हैज टू मूव आउट, इसको किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना है, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो लाइटर है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड मटेरियल्स। जैसे कोई भी आयरन का मटेरियल है जो अर्थ के ऊपर में मिलता है, व्हाट विल बी इट्स डेस्टिनी, इसका डेस्टिनी वही होगा कि वो सेंटर पे जाएगा। अब वो किस प्रोसेसेस के थ्रू जाएगा, उसमें सारा ज्योग्राफी है, किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। वैसे ही जो भी लाइटर एलिमेंट है या गैसेस हैं या लिक्विड है, दैट हैज टू कम आउट, दैट हैज टू कम आउट, है ना। अब वो किस तरीके से निकलेगा, वो अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, उसमें अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, वो जो भी होगा। Because lighter element can never be on the downward side and heavier element can never be on the upper side. Aniket, again the question is with you only. ठंड के दिन में, विंटर सीजन में, whether you try to sleep on the floor or you try to sleep on the bed. Second question, इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। In the summer season, whether you try to sleep on the floor or you try to sleep on the bed. तो आप बोलोगे सर मैं हमेशा बेड में ही सोता हूँ, ये सब फालतू बात मत करो। सपोज गिवन एन ऑप्शन, व्हाट यू विल प्रेफर? इन समर पर फ्लोर। समर में फ्लोर पे सोने का मजा आएगा, और विंटर में यस, बेड। बेड पे। कैन यू टेल मी सर्टेन रीजन बिहाइंड दिस? In winter season, in floor we get colder. We feel cold. And in फ्लोर जो है summer, वो कोल्ड हो जाता है उसके कारण से। yes, बट और कुछ रीजन निकालने की कोशिश करो, और कुछ। एनीवन? सो वायु का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है, फिर ठंड नीचे की तरफ ज्यादा लगेगा। जो गर्म होगा ना बतासे वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जो ठंड बतासे वो नीचे की तरफ आ जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या है कि जो कोल्ड एयर होता है उसकी टेंडेंसी नीचे सेटल डाउन होने की होती है, फ्लोर के पास रहने की, है ना। तो कोल्ड एयर हैवी होता है तो वो नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ रहेगा, और वार्म एयर ऊपर में रहेगा। तो विंटर सीजन में मैं फ्लोर में सोऊंगा तो एक तो फ्लोर का ठंड तो पड़ेगा ही, है ना, एज वेल एज कोल्ड एयर भी नियर टू द सरफेस ही है। इनफैक्ट पता है क्लाउड, तो जो ड्यू देखते जो फॉग देखते हैं ना, दैट फॉग इज नथिंग बट द क्लाउड ऑन द ग्राउंड लेवल, है ना। जो फॉग भी है वो भी सॉरी क्लाउड भी जो है वो ठंडा होकर नहीं फॉग बन जाता है। क्लाउड इज नथिंग बट फॉग ओनली, या फॉग इज नथिंग बट क्लाउड ओनली, है ना। इफ क्लाउड इज ऑन द ग्राउंड लेवल इट इज फॉग, एंड इफ फॉग इज ऑन द अपर लेवल इट इज क्लाउड, है ना। तो क्या है, समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में हम लोग नीचे जमीन में सोने में मजा आता है, ठंडा लग रहा है करके। तो भाई बिकॉज कोल्ड एयर जो भी है पूरे पूरे बिल्डिंग में वो नीचे में ही है ना। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि इवन द स्ट्रेटिफिकेशन और लेयरिंग or layerification is also visible on the air also. So that stratification or layered structure is also available, should also be available on कहाँ पे, हमारे अर्थ में भी होना चाहिए। और वही प्रोसेस चल रहा है, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द लेयरिंग, है ना। हैवियर एलिमेंट कभी भी नीचे नीचे उसको आना ही है, और लाइटर एलिमेंट को ऊपर ही जाना है। यही चीजें चलती है एक्चुअल में। कैसे है मैं बताऊंगा, मैं आपको जीस्ट में बता दिया है ना, अब उसके बारे में डिटेल जाऊंगा। तो बताने का पर्पस ये था कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल keeps on increasing as we are moving from the surface of the earth towards the center of the earth. That's what my understanding is, है ना। इस तरीके से वो सरफेस से सेंटर पे जा रहा है।
इसलिए अगर मुझे सोना खोजना है ना, सोना मतलब वो बाबू सोना वाला नहीं, यानी कि जिसको सोना बोलता है वो नहीं, मुझे सोना खोजना है तो दैट विल बी अ बिट ऑन द डीपर साइड। आयरन खोजना है वो भी नीचे होगा, कोल खोजना है वो ऊपर होगा, एल्यूमिनियम खोजना है वो थोड़ा मिडल में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है माइनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। व्हाई आई एम सेइंग दिस, एल्यूमिनियम का माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग होता है, ऊपर ऊपर से होता है, और ये जो आयरन का माइनिंग होता है वो रैट होल माइनिंग होता है, नीचे जाके, है ना। तो ये इस टाइप का माइनिंग है, ये मैं बताऊंगा बाद में, फ्यूचर में उसको रिलेट करूंगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आयरन, द एलिमेंट्स ऑफ द आयरन, द डेंसर आयरन विल ऑलवेज बी फाउंड, और गुड क्वालिटी आयरन विल ऑलवेज बी फाउंड ऑन द डीपर साइड। ये जो गोल्ड माइंस जो साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं वो 3 से 4 किलोमीटर पे क्यों है, क्योंकि वहीं पे मिलेगा, बिकॉज इट हैज टू बी फाउंड देयर। The density of the material is more, the more metallic elements will be there, the denser the element is, it will be found deeper on only. तो ऊपर में क्या मिलता है, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका के ऑक्साइड या जिसके भी ऑक्साइड हो। देखो क्या है, किसी का ऑक्साइड लग गया ना तो उसके ऊपर ना समझ लो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन गया, मतलब वो ऊपर में रहेगा, isn't it? अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे कि जैसे मैंने सिलिका के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, सिलिका बना दिया, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, या आयरन के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, Fe2O3 हो, Fe3O4 हो, जो भी हो, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, किसी के साथ भी मैं ऑक्सीजन लगा दिया तो वो थोड़ा लाइटर हो जाएगा, तो ऊपर एरिया में मिलेगा, है ना। और उससे अगर सपोज डिकम्पोजिशन हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो क्या है कि जितना भी ऑक्साइड्स हैं, है ना, दोज विल बी फाउंड ऑन द अपर लेयर। तो सिलिका वगैरह जो एलिमेंट्स है वो थोड़ा लाइटर है, वो ऊपर में मिलते हैं, और भी क्या क्या मिलते हैं हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि द टेम्परेचर एंड डेंसिटी, इसको देख के ये तो समझ आ जा रहा है, डायरेक्ट एविडेंस तो है ये हमारे लिए, उसको देख के समझ आ जा रहा है कि नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं डेंसिटी डेफिनेटली शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड टेम्परेचर आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसके लिए तो हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं। एंड एक और डायरेक्ट एविडेंस है हमारे पास, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन में क्या है, वोल्केनो ही खुद निकल आ रहा है, मतलब देखो भाई मेरे अंदर में ये है ना। तो अर्थ इज टेलिंग यू कि यस, inside part of the earth these kind of materials are there which has been injected, so that's why those materials provide direct evidence about the interior part of the earth। कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन अभी हो भी रहा है, ऑलमोस्ट होता ही रहता है कभी ना कभी वोल्केनिक इरप्शन कहीं ना कहीं पे। अभी कहा तो अभी पढ़ा मैंने, इंडोनेशिया है शायद, है ना, इंडोनेशिया में रिसेंटली अभी ऑलरेडी इरप्शन हो रहा है। तो ऐसा होता रहता है, वोल्केनिक इरप्शन होता रहेगा, उससे अंदर का मटेरियल निकलता रहेगा। तो दीज आर द डायरेक्ट एविडेंसेस, है ना, डायरेक्ट सोर्सेस थ्रू विच वी कैन फाइंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। लाइक मोना किया, मोना लोआ, है ना, इसके बारे में कभी सुना होगा। ये हवाईयन आइलैंड के बारे में कभी सुना होगा, हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड इज पार्ट ऑफ यूएस, प्लीज कीप इन माइंड। हवाईयन आइलैंड का जो कैपिटल है दैट इज होनोलुलु, है ना। इस होनोलुलु पहुंचने के लिए आपको अमेरिका से फ्लाइट होती है। ये अमेरिका का जो है दैट इज सॉफ्टवेयर हब, ये वाला जो पार्ट है अमेरिका का सॉफ्टवेयर हब है। एंड दिस पार्ट इज, ये जो पार्ट है ये इसका हार्डवेयर इंडस्ट्रियल हब है, एज वेल एज ये वाला जो पार्ट है ये कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हब है। तो इसी जगह पे शिकागो, डेट्रॉइट, आप जा रहे हो ना, ये इसी जगह पे है, और वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सारा बोस्टन, ये सब इस साइड पे, ठीक है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ये जो अमेरिका का ये जो हवाईयन आइलैंड ये जो आइलैंड है ये वोल्केनिक इरप्शन से ही बना है ना। ये पूरा आइलैंड जो है यू कैन सी वोल्केनिक इरप्शन, और ये वर्ल्ड के टॉप माउंटेन्स में से आते हैं। कैन यू इमेजिन कि the level of ejection of the volcanic materials has come out from this area। इसमें मल्टीपल माउंटेन्स बन गए हैं, मौना किया, मौना लोआ, किला हुआ, है ना। तो ये सब जो नाम है ये इसके माउंटेन के पीक्स के नाम है जिसमें वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। यू कैन सी, एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ जो इस तरीके का वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। इसमें यू कैन सी द लिक्विड लावा इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग एंड pouring out in the ocean, and that's why here you can see, if you will observe closely, it is the
फॉर्मेशन ऑफ द न्यू आइलैंड फ्लोर। कैन यू से दिस? ये एक नया आइलैंड बन रहा है, या आइलैंड का एक्सपेंशन हो रहा है, ये अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, ये आइलैंड का एक्सपेंशन है। मतलब इसी तरीके से ये जो हवाईयन आइलैंड बना होगा, ठीक है ना, वोल्केनिक इरप्शन से, तो ऐसे ही ओशन में कंटिन्यूसली मटेरियल्स जाते जाएंगे तो यहाँ पे एक फ्लोर बन जाएगा, है ना। मतलब इसका, इस आइलैंड का रेडियस बढ़ जाएगा। इफ आई से कि दिस मोनाकिया इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ, टॉलेस्ट माउंटेन, तो आप बोलोगे सर क्या, ज्योग्राफी के टीचर हो सर, वहां तक समझ गया, हाँ। अब उसके बाद सर आप कुछ भी बोलोगे और कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। आप सर, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं सर, हिमालय, हिमालय इज द टॉलेस्ट माउंटेन। आपकी रेस्पेक्ट है इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर ये टॉलेस्ट माउंटेन कैसे हो जाएगा सर अर्थ का? तो मैं बोलूंगा भाई, थोड़ा सा अगर मैं पूछूं कि भाई उसका बेस कहाँ से है ना, तो हिमालय का बेस से देखा जाए कितना टॉल माउंटेन है, और मौना किया के बेस से देखा जाए कितना टॉल माउंटेन है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दिस। तो नाउ यू माइट हैव गॉट माय पॉइंट कि मौना किया एक्चुअली जो है ग्राउंड में नीचे जाता है, क्योंकि ये वोल्केनिक करप्शन से बना है ना, पहले ये फ्लोर बना होगा, फिर ये बना होगा, ये बना होगा, इस तरीके से बना होगा। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो ग्राउंड से जो 8.8 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं वो है। तो इन रियलिटी इफ यू ऑब्जर्व ऑब्जर्व मौना किया इज 10.2 किलोमीटर इन हाइट, जिसका 6 किलोमीटर ये तो ओशन के अंदर में ही है, और माउंट एवरेस्ट इज 8.8 किलोमीटर होंगे। तो ये दोनों के बीच में भले 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, बट दैट 4 किलोमीटर हैज बीन हियर मेड आउट हियर। तो अब यू कैन सी कि ये मोना किया जो दिख रहा है वो कितना लार्ज इसमें एक्यूमुलेशन हुआ होगा कंटिन्यूसली, और अभी भी हो रहा है, और फ्यूचर में हो सकता है ये वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन बन जाए, है ना। तो ये है। तो खैर, एनी इफ समवन विल आस्क यू व्हिच वन इज टॉलेस्ट माउंटेन, सो डोंट आस्क हिम द फर्दर क्वेश्चन कि बेस से बताओ, बेबी को बेस पसंद है ऐसा मत बताओ, कि आप उसको सिंपली बता देना भाई माउंट एवरेस्ट है, ऐसा नहीं कि बेस में पहले ये बताओ फिर तब मैं आंसर करूंगा करके, है ना। तो कंडीशंस अप्लाइड हर जगह नहीं होता है ना। कोशिश करो लाइफ को सिंपल रखने का। इनडायरेक्ट सोर्सेस, है ना, indirect sources बहुत important evidences है। I have told you कि in the life also indirect sources are very much important. The non-verbal communication, gesture and posture are very much important for you. Trust me, बहुत important है। Even पता है, the verbal things you can always ignore. जो भी बोल रहा है उसको इग्नोर कर सकते हो, बस identify the face of that person, what he is trying to say. Okay. Analysis of the properties of the matter. Property एनालाइज करके मैटर का हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो अंदर में होगा क्या। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, इसका स्टडी करने से हम लोग को समझ आ सकता है, डेंसिटी के स्टडी से समझ आ सकता है। नॉट ओनली दिस, मीटेराइट्स, जो मीटियोर्स आते हैं हमारे अर्थ में, मीटियोर्स का स्टडी से कैसे हमारे अर्थ के बारे में पता चलता है। कैन समवन टेल मी कि क्या meteors, how it can provide us the information about the interior part of the earth? क्वेश्चन करते करते अचानक, पढ़ाते पढ़ाते अचानक से क्वेश्चन कर लिए, तब तक माइंड इधर उधर था, अचानक से सर ने क्वेश्चन, तो पूछोगे क्या क्वेश्चन किया, तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि ये जो मीटियोर्स है ये कैसे हमको इनडायरेक्ट एविडेंस देते हैं अबाउट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ।
ट्राई टू अप्लाई लॉजिक. It it comprises different kind of metals in it. ओके, ठीक है, और कुछ? देखो क्या है, एक चीज बताओ, अर्थ जो बना है हमारा अल्टीमेटली यही मीटेरोइड्स और कॉमेट्स के इम्पैक्ट से ही पड़ा है ना, बना है ना. हमारा जो अर्थ है इसी से तो बना है, isn't it? हम लोग जो बोलते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें बोलते हैं पिक्सल्स की बात करता है, क्योंकि पिक्सल से ही पिक्चर बना है. इन द सेम मैनर हमारा जो अर्थ है एक्चुअली इसी मीटेरोइड्स के इम्पैक्ट सेकेंडरी इम्पैक्ट से तो बना है. तो अगर कोई मीटेरोइड हमारा घूम रहा है तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारा अर्थ किससे बना होगा करके, हमारा अर्थ कैसा होगा करके. एंड व्हाई मीटेरोइड्स का स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज इट इज द अनटच्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, और वी कैन से इट इज अनटच्ड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. अनटच्ड मतलब इट हैज नॉट बीन इंटरफियर्ड बाय द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी. क्या है, हमारे अर्थ का फॉर्मेशन को समझने के लिए हम लोग को बहुत कुछ ये समझना पड़ता है कि सरफेस पे क्या क्या चीजें हुई होंगे. कभी बारिश हुआ है, कभी बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटी हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी हुआ, बहुत कुछ हुआ है, जिसके बाद अर्थ जो अभी जो शेप में दिखता है वो पहले कुछ और होगा. बट द मीटियर्स जो हम लोग को मिलते हैं, दोज आर द अनटच्ड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, अनडिस्टर्ब पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. उससे हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, बिकॉज ये उसी का तो बना है. तो हम लोगों को इससे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड व्हाट नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज ट्राइड टू डू, दे हैव वो एक स्पेसशिप भी उसमें लॉन्च कर दिया ताकि उसको स्टडी कर सके. इट इज क्वाइट इजियर फॉर अस टू स्टडी दोस थिंग्स रादर देन हमारे अर्थ में एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा उस पर ही एक्सपेरिमेंट करना है. मतलब एक प्रकार से क्या है, ह्यूमन बॉडी पे ना एक्सपेरिमेंट करके हम लोग चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मानते फील करते हैं कि ह्यूमन का बॉडी और चूहा का बॉडी एक जैसा ही है करके. है ना, कितना खराब सोचते हैं हम लोग. तो खैर, तो ये है ना मीटियोर्स एंड इसके बारे में. तो मीटियोर्स आल्सो प्रोवाइड द इनडायरेक्ट एविडेंस. सेकंड इज द ग्रेविटेशन. अब अनिकेत माझी जो है हमारा, अनिकेत जो है ना, उसको क्या है, उसने कमिट किया है. अनिकेत को उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि बहुत वेट बहुत कम है आपका, बहुत वीक दिखते हो, है ना, थोड़ा सा मसल्स वसल्स बनाओ करके वेट पुट ऑन करो, है ना, अभी भी एकदम यंग बॉय टाइप का लगते हो, बच्चे जैसे लगते हो. तो अनिकेत का पूरा ईगो हर्ट हो गया. तो अनिकेत बोला कि देखना, विद इन 1 डे, एक दिन में मैं वेट पुट ऑन कर दूंगा. तो शी सेड कैसे, एक दिन में कैसे वेट पुट ऑन होता है, हम भी देखेंगे कैसे वेट पुट ऑन होता है. उसने बोला कि यू विल हैव टू गो विथ मी समवेयर. तो बोले कि ठीक है, कहाँ लेके जाओगे? तो अनिकेत ने बोला, आई विल टेक यू टू द आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पोल में मैं लेके जाऊंगा. वो भी बोले ठीक है, नॉर्थ पोल में लेके जाओ. तो लेके गया, वेट मेजर किया, देखो 5 किलो पड़ गया मेरा वेट. तो कैसे, वाह, रियली, एक दिन में 5 किलो कैसे बढ़ गया? तो व्हाट हैज हैपेंड इन रियलिटी, क्या हुआ होगा, क्यों वहां पे मेरा वेट बढ़ गया? पोलर रीजन पे वेट बढ़ने का क्या रीजन रहा होगा? आप लोग से क्वेश्चन है. ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ज्यादा है वहाँ पे, पोलर रीजन पे, और इक्वेटर पे कम. यस, है ना, पोलर रीजन पे ग्रेविटेशन ज्यादा है. हमारा जो वेट है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू मास, इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड ग्रेविटी. है ना, हमारा बॉडी मास विल रिमेन सेम फॉर अ डे एटलीस्ट, बट ग्रेविटी अगर चेंज कर दिए तो हमारा वेट बढ़ जाएगा. अब अनिकेत बहुत फूल गया, मोटा हो गया एकदम, खुशी से भी फूल गया थोड़ा सा कि खुश हो गई करके. अब उसको अब अगला टारगेट मिला. टारगेट ये मिला कि अब वेट एक दिन में लूज करके दिखाओ. नाउ ही वेंट टू इक्वेटर. इक्वेटर पे क्या है, उसका इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है.
है ना, तो वेट उसका लूज हो गया 5 kg। तो व्हाट इज हैपनिंग, अर्थ हमारा जो है ऐसा है जिसका रेडियस यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्या है, इक्वेटर के पास रेडियस जो है या डिस्टेंस जो है, सेंटर से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड एट द एरिया जहाँ पे पोलर रीजन है, चाहे नॉर्दर्न पोल हो या सदर्न पोल हो, इट डजेंट मीन कि अंटार्कटिका में ये काम नहीं करेगा, अंटार्कटिका में भी ये काम करेगा। तो अंटार्कटिका हो या आर्कटिक हो, एंटी ऑफ आर्कटिक इज अंटार्कटिक, ठीक है ना। तो आर्कटिक हो या अंटार्कटिक हो, यहाँ पे रेडियस कम है एंड दैट्स वाई हमारा जो ग्रेविटेशन है वो ज्यादा है। तो इसलिए हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी है ना, वो यहाँ पे ज्यादा क्लोज है, और ज्यादा क्लोज है, इसको पोल्यूशन का भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो ओजोन होल हुआ था वो यहीं पे ही हुआ था। खैर मैं बहुत फास्ट आ गया, उसके बाद में जाएंगे, है ना। मैं बस एक वहां से कनेक्ट कर दिया आपको, है ना, क्योंकि जहाँ पे एटमॉस्फेयर नजदीक में होगा उसको पोल्यूशन का इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई ओजोन होल इज ऑलवेज फाउंड ऑन द पोलर रीजन, और उसमें भी आर्कटिक में क्यों, क्योंकि पोल्यूशन यहाँ पे ज्यादा है, इंडस्ट्रियल में ज्यादा है ना। एनीवेज, खैर मैं बाद में आऊंगा उस पर। व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो ग्रेविटी है थ्रू आउट द अर्थ, समवेयर इट इज डिफरेंट, समवेयर इट इज, मतलब कहीं पे ग्रेविटी कम है, कहीं ज्यादा है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग द gravitational forces which we can feel on many part of the earth, we can try to find out, we can try to figure out what exactly is there in the interior part of the earth। अर्थ के अंदर में क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग ग्रेविटी समझ सकते हैं। जैसे फॉर सपोज, है ना, जैसे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये समझ जाते हैं ना कि जैसे बाय लुकिंग एट द, वो क्या बोलते हैं उसको, फुटप्रिंट को देख के ये समझ जाते हैं ना कि ये जो एनिमल है वो इतना प्रेस किया है, तो मतलब उसका वेट कितना होगा, यंग होगा, ओल्ड होगा, एडल्ट होगा, मेल होगा, फीमेल होगी, सारा आइडेंटिफाई कर लेते बाय लुकिंग एट सिंपली द फिंगरप्रिंट, क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट को देख के वो समझ जाते हैं, है ना। तो in the same manner, by looking at the gravitational anomaly of the whole of the earth, we can try to figure it out कि what exactly which is there on the interior part of the earth, ठीक। तो ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस है। सेकंड लास्ट जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एक बड़ा फैक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक चीज समझो, कभी साइंस का सब टॉपिक पढ़े होगे स्कूल में, 10th तक तो रहा होगा, कोई नहीं पढ़ा है ऐसा तो नहीं हो सकता। यू माइट बी नोइंग कि हमारा जो अर्थ है उसका एक मैग्नेटिक नॉर्थ है एंड मैग्नेटिक साउथ है। साउथ नहीं है, साउथ है, मेरे से धोखे से हो गया। तो वन मैग्नेटिक नॉर्थ है एंड मैग्नेटिक साउथ है। तो इसलिए हम लोग मैग्नेट को होल्ड करते हैं फ्रीली, तो वो नॉर्थ साइड में इंडिकेट करता है ना। यहाँ तक तो आप सब जानते हो। अब अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड इसलिए है क्योंकि वी नो फ्रॉम द साइंस इटसेल्फ कि कोई भी रोटेटिंग आयरन का बॉडी है उसको काफी तेजी से रोटेट करेंगे, है ना, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एंड एज वी नो कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में लिक्विड आयरन काफी तेजी से रोटेट कर रहा है, दैट इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। मैं कोई किडनी नहीं बना रहा हूँ ना, ये इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सबको सब दिखा दूंगा, विजुअलाइज करवा दूंगा कि किडनी नहीं दिखा रहे ना, इस मतलब हम अर्थ का ये जो एनिमेशन है वो मैं सारा दिखा दूंगा कि किस तरीके से अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ एक चलता फिरता मैग्नेट है ना, अर्थ इटसेल्फ इज मैग्नेट। अब सोचो कहीं पे लिक्विड आयरन ज्यादा है अर्थ के इंटीरियर में, एट सर्टेन प्लेसेस लिक्विड आयरन कम है, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी एनोमली इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। श्योरली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड का। अर्लियर जब जीपीएस वगैरह नहीं था तो कैंपस जो था, है ना, कैंपस के थ्रू ही हम लोग को समझ आता था कि किधर पे नॉर्थ है किधर पे साउथ। जब हम लोग का वर्ल्ड वॉर 1-2 हुआ था उसमें दे वर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द दिस थिंग्स, किस पे, ये मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पे बहुत डिपेंडेंट थे। तो बट एट सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे मैग्नेटिक एनोमलीज थे वहां पे शिप लॉस्ट हो जाते थे, नॉट ओनली शिप होता है, एयरक्राफ्ट वगैरह भी लॉस्ट हो जाते थे। एंड इसका रीजन यही था क्योंकि उनका कैंपस प्रॉपरली वर्क नहीं करता था, सो दे वर डायरेक्शनलेस।
और उसी समय हम लोग बहुत सुने थे कि देयर इज अ मिस्ट्री बिहाइंड बर्मुडा ट्रायंगल, करके बर्मुडा ट्रायंगल में एक मिस्ट्री बोलते थे। तो एट दैट प्लेस सर्टेन मैग्नेटिक एनोमलीज वाज डेफिनेटली देयर। यू कैन ऑब्जर्व दिस मैग्नेटिक एनोमली एट योर प्लेस आल्सो, कि जहाँ पे हाई टेंशन लाइन जाता है उसके अगर कभी घर वर बनाओगे तो you will see कि there are many things which you will find कि those are the things which are moving। मूविंग मतलब क्या है, अगर आयरन का एक लाइट फ्रेम है वो थोड़ा सा ऐसे मूव कर जाता है, कभी ऐसे मूव कर जाता है, यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व दोस थिंग्स। इसलिए क्या है, हाई टेंशन लाइन के आसपास आपको घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज योर ब्लड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द आयरन मटेरियल्स। तो आयरन है तो वो क्या होता है कि हमेशा से फ्लक्चुएट करता रहेगा, इसलिए एक मैग्नेटिक थेरेपी भी होता है, यू माइट बी नोइंग कि मैग्नेटिक थेरेपी होता है। तो व्हाट यू नो कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। On the basis of it also we can figure it out कि where the iron is more, iron is less, where the density is more, where density is less, है ना, इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक अभी हम लोग समझे। उसमें आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चन। कौन सा है कि ध्यान है कि नहीं इससे रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा हूँ। अबुल, यू वर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, isn't it अबुल? Sir, I was there in the last class. You were there, okay okay। Yes, sir. ठीक ठीक। जीत तो था ही, अनिकेत नहीं था, अश्मिता भी हाफ मिनट चले गए थे, ओके। हाँ, तो अबुल, माय क्वेश्चन इज दैट Yes, sir. मून में हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? सर वो कम हो जाता है। कम हो जाएगा, Yes, है sir. ना? क्यों कम हो जाता है? सर उसका एक फॉर्मूला था 6/, कुछ। दैट्स फाइन, मतलब ग्रेविटी कम है, isn't it? Yes, gravity कम। ग्रेविटी कम है, मतलब मेरा यही क्वेश्चन, मैं अभी जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मैं साइंस की बात नहीं करूंगा। यस, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे कम है मून में। Yes, ठीक sir. है। अच्छा, ये बता सकते हो अबुल, क्या हम लोग अर्थ में रह के हम लोगों को क्या बाकी जगह का ग्रेविटी फील होता होगा? No, sir. जैसे बाकी जैसे हो गया मरकरी हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, या सन हो गया, या अदर स्टार्स हैं, उसका क्या ग्रेविटी हमको हमारे पर इफेक्ट डालता होगा? Don't know, sir. हाँ हाँ, ठीक है, नॉट एन इश्यू। एनीवन एल्स, कोई बता सकता है कि क्या उस ग्रेविटी का इम्पैक्ट आपको हम लोग को पड़ता होगा? ओशंस पे पड़ता है सर, मून का और sun। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली सब पे पड़ता है पर ओशियन पे दिखता है। हाँ दिखता है हाँ चलिए हाँ, वही। Yes, sir. High tide, low tide. Yes, sir. मैंने राइट पढ़ा। राइट राइट। Yes. देखो, हाई टाइड लो टाइड का रीजन ही ये है ग्रेविटी, है ना? ग्रेविटी कितना मैटर करता है, यू कैन सी कि सन का ग्रेविटी एक दिन हाई हो गया तो वो सुनामी क्रिएट कर सकता है। सुनामी, पर सुनामी इसका रीजन वो नहीं है, सुनामी सिंपली आई मीन टू से कि हाई टाइड्स, है ना? तो अगर किसी का भी ग्रेविटी बहुत बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा उसमें जो ओशन में है जो काफी ज्यादा हलचल हो सकती है। अब देखो, हम लोग एक बकेट लेके जाते हैं, बकेट को काफी तेजी से मूव करके, जिसमें पानी भरा हुआ है ना, काफी तेजी से लेके चले गए, तो वो बकेट का जो वाटर है वो काफी ज्यादा स्प्लैश करता है, इधर से उधर, इधर से उधर जाता है। इन द सेम मैनर सोचो कि हमारा अर्थ भी बहुत तेजी से रोटेट हो रहा है, और उस पे ओशन और वाटर है उस पे। अब उसके पास मैंने एक मैग्नेट लेके आ गया, ग्रेविटी लेके आ गया कि वो आए करके, तो क्यों स्प्लैश नहीं करेगा वो, है ना? टाइड्स आर नथिंग बट स्प्लैश ऑन द ग्राउंड, है ना? ओशन में इतना पानी है, वो बस कभी इधर स्प्लैश कर रहा है, कभी इधर स्प्लैश कर रहा है, ऐसे ही चल रहा है उसका, कभी इधर स्प्लैश कर रहा है, कभी इधर कर रहा है। Isn't it? यही तो है, और कुछ नहीं है, टाइड्स कुछ नहीं है, यही है। बाकी जो वेव्स अलग चीज है, वेव्स आर डिफरेंट थिंग, एंड सुनामी इज डिफरेंट थिंग, ये तीनों का ओरिजिनेशन अलग है। बट टाइड्स के बारे में हम लोग श्योरली बोल सकते हैं कि ग्रेविटी जो है विजिबल फॉर्म में हमको दिखती है वहां पे। ग्रेविटी मतलब सन मून, ये सब का ग्रेविटी हमको आता होगा, है ना, हमको आता होगा। तो मतलब क्या है, कभी कल के दिन अगर अर्थ का ग्रेविटी खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो डेफिनेटली विल बी अटैच टू द मून ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फोर्स, है ना? हम लोग मून की तरफ ये हो जाएंगे। अगर आप इसको और क्लोजली सोचोगे, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों को मून का हमेशा एक ही सरफेस दिखता है, सेकंड सरफेस नहीं दिखता। सेकंड मतलब उसका दूसरा चेहरा नहीं दिखता, हमको एक ही चेहरा दिखता है, अच्छा हो गया खराब हो, उस आदमी का एक ही चेहरा है मून का। तो मून इज रोटेटिंग, मून इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग, but still we are able to see only one face of the moon,
कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो ऐसा क्या रीजन है, और वो इसी से निकलेगा, इसी से निकलेगा इसका आंसर। At my time, when I was aspiring for UPSC examination, I was there in Delhi at the time. मेरे बगल में एक गर्ल थी, है ना, she asked me कि why, I was also decent student for the geography. She asked me कि why we are able to see only one face of the moon. अब उस समय यंग थे, तो उस समय प्रेस्टीज की भी बात थी कि कुछ आंसर करना है करके उसको। तो उसको मैंने क्या है आंसर किया, जैसे ये अर्थ है तो मून ऐसे रोटेट हो रहा है। मैंने उसको बताया कि मून ऐसे रोटेट हो रहा है, जिसके कारण से हम लोगों को अर्थ का मून का हमेशा से एक ही फेस दिखता है। शी वाज आल्सो कन्विंस्ड, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि नो, इट वाज द रॉन्ग आंसर। उस समय मुझे लगा, बाद में समझ आया कि अरे ये रॉन्ग आंसर था। एंड दैट्स द रीजन कि नाउ शी इज आईपीएस, है ना, शी इज आईपीएस इन उड़ीसा, and I am here teaching with you. Anyways, है ना, that's different thing. तो मेरा बताने का पर्पस ये था कि एक नेचुरल क्यूरियोसिटी आता है कि why we are able to see only one face of the moon. तो क्या So होगा? if the Earth and the Moon takes the same time to rotate Yes, rotate and revolve. and revolve, yes. So like when the Earth is rotating, the Moon is also in the same position. Yes. So that's why only one side is visible. क्या हो रहा है देखो, अब सोचो कि अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, मून भी रोटेट हो रहा है ना। अगर अर्थ जैसे जैसे रोटेट हो रहा है वैसे वैसे मून भी रोटेट हो रहा है उसी सिंक में, तो हमेशा तो हम लोग को तो एक ही फेस दिख रहा है ना, उसी स्पीड से हम लोग देख रहे हैं। अगर अर्थ और मून दोनों एक ही स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, हम लोगों को हमेशा से एक ही फेस दिखेगा मून का, है ना। तो वही चीज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों ने आपस में कैसे डिसाइड किया होगा, अर्थ और मून ने, कि हम लोग 1 2 3 गो एक साथ घूमेंगे, कैसे डिसाइड हुआ होगा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, जब तक ये दोनों अलग अलग स्पीड से घूमते होंगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होता होगा, है ना, फ्रिक्शन क्रिएट करता होगा। तो जब तक वो दोनों एक दूसरे के सिंक में नहीं आ गए तब तक ग्रेविटेशन अप्लाई होता है। सो अगर आप उस वीडियो को क्लोजली ऑब्जर्व किए जो मैंने आज दिखाया, यू माइट हैव सीन कि उसमें पहले अर्थ का जो पूरा रिवॉल्यूशन जो था या रोटेशन जो था, एक दिन 8 घंटे के बराबर था। लेटर ऑन एक दिन 22 घंटे के बराबर हुआ। नाउ एक दिन जो होता है 24 आवर्स के बराबर होता है। नाउ वी आर परफेक्टली इन सिंक विथ मून। तो यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का इफेक्ट समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग के ऊपर मून कितना इंपैक्ट डालता है। वो एक प्रकार से ना ब्रेक शू जैसे काम करता है हम लोग को मून, है ना, हमारे अर्थ का रोटेशन को स्लो कर दिया। सोचो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था, और क्या होगा उसका। नाउ बोथ ऑफ द सरफेस आर रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसा एक साथ रोटेट हो रहा है ना, ताकि उनको हमेशा एक ही साइड दिखे। सो दैट्स व्हाई ये जो फिनोमिना है, मतलब जो ग्रेविटी है, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे अर्थ में, है ना। बाद में और मैं बताऊंगा उस बारे में। तो दीज आर द इनडायरेक्ट एविडेंसेस। हाँ, तो अमंग देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनडायरेक्ट सोर्स है दैट इज सिस्मिक एक्टिविटी। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सोर्स है दैट इज सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक, सिस्मिक एक्टिविटी मतलब वही जो अर्थक्वेक अगर सुनते हो आजकल बहुत आ रहा है, बहुत खुश है अर्थक्वेक, है ना। तो अर्थक्वेक जो है अभी अभी रिसेंटली नेपाल के पास आया था, और जिसका इम्पैक्ट दिल्ली, कोलकाता, ये सब जगह आपको विजिबल हुआ था। तो काफी अच्छा है अर्थक्वेक था। और रिसेंटली और भी अर्थक्वेक्स आए हैं रिसेंटली हमारे हिमालयन जोन पे। तो अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटी, those are most important source for this for understanding the interior part of the earth। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे हो आप, हम लोग क्या कोशिश किए, यूनिवर्स को इवॉल्व करवाए, समझे उसके बारे में, अर्थ के बारे में समझे। अब अर्थ के अंदर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफी को हम लोग समझने, अब ये ज्योग्राफी में आ चुके हो, एस्ट्रोफिजिक्स से आके ज्योग्राफी में कंप्लीटली एंटर कर चुके हो, है ना। अब इसमें हम लोग अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास टूल्स ज्यादा नहीं है। वी हैव लिमिटेड टूल्स।
तो एक्सेप्ट वी हैव द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच आर अवेलेबल विथ अस, हमारे पास ना सामने वाला बोल सकता, ना देख सकता, ना मैं बोल सकता, पर मैं सिर्फ उसको देख सकता, यही प्रॉब्लम है। अर्थ तो अपने बारे में बता नहीं पाएगा, है ना। अर्थ अर्थ कुछ मतलब जो बोलना चाहिए कि बोल नहीं पाएगा। अर्थ का फेस को देख के मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, और मैं बोल क्यों नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उससे कम्युनिकेट क्या करूँ, क्योंकि वो मेरा लैंग्वेज नहीं समझता, तो मुझे उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा। तो यही पार्ट है कि आई हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एंड द लैंग्वेजेस ऑन विच अर्थ इज टॉकिंग इज द मैग्नेटिक एक्टिविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड थर्ड इज द सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक एक्टिविटी में क्या है, कहीं पे भी अर्थक्वेक आता है उसके पीछे कोई रीजन है ना। एंड देयर आर सर्टेन प्लेसेस विच आर अर्थक्वेक प्रोन, कुछ प्लेसेस हैं जो अर्थक्वेक प्रोन है। वैसे ही कोई प्लेसेस ऐसे हैं जो जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस ज्यादा होते हैं, है ना। अब लाइक सपोज इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक बहुत ज्यादा होते हैं, जापान में अर्थक्वेक काफी ज्यादा होते हैं। इवन अर्लियर जापान में वो जो जानते होंगे माउंट फूजी जो बना है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन ओनली। तो सिस्मोग्राफी से सिस्मोग्राफ जो होते हैं विच आर एबल टू डिटेक्ट द सिस्मिक वेव्स, दोज आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। अब ये सिस्मोग्राफ क्या है या सिस्मिक एक्टिविटी या वेव्स क्या है, ये समझते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, जब कहीं पे अर्थक्वेक होता है, मतलब अंदर में अर्थ हिलता है, कहीं से कुछ मूवमेंट होता है अंदर में, तो व्हाट हैपेंस, उससे ना एनर्जी के वेव्स निकलते हैं। लाइक यू माइट बी नोइंग, जब क्लाउड्स मिलते हैं, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी के क्लाउड्स मिलते हैं, तो व्हाट हैपेंस कि उसमें चार्ज होता है, क्लाउड्स का जो साउंड होता है वो आता है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व इन एट द टाइम ऑफ थंडरस्टॉर्म कि लाइटनिंग पहले हो जाती है और साउंड जो होता है बाद में आता है। कभी ऑब्जर्व किया होगा कि लाइटनिंग या लाइटनिंग पहले हो जाता है एंड साउंड बाद में आता है, अश्मिता? Yes, Yes, sir. यस, है ना, the light ऑब्जर्व is Yes, faster sir. than sound. किया। यस, तो मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट एंड प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज डिफरेंट, है ना। दोनों जो वेव है दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है। लाइट ज्यादा फास्ट भागता है और साउंड धीरे धीरे भागता है, ठीक है ना। वैसे ही कभी आप बम फोड़ोगे, दूर में बम फुटता है, ये जैसे जो फायर क्रैकर्स जो ऊपर में फुटते हैं, उसको कभी ऑब्जर्व किया होगा कि लाइट मतलब फुट जा रहता दिखता है, बट आवाज आपको बाद में आती है। इवन कुछ दूर के डिस्टेंस में ही ये डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये जो अर्थ के अंदर में भी जो जब डिस्टर्बेंसेस होता है, मूवमेंट होता है, तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ द एनर्जी वेव्स व्हिच आर बीइंग इमर्ज्ड। एनर्जी वेव्स निकलते हैं। वो एनर्जी वेव्स को हम लोग दो पार्ट में बात करते हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। तो बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम से क्लियर है कि जो अर्थ के बॉडी से अंदर से जाती है, दैट इज बॉडी वेव, एंड सरफेस वेव जो अर्थ के ऊपर ऊपर से जाती है। एक जो है पेरीमीटर से जाता है और एक जो है रेडियस से जाता है या अंदर से जाता है। तो बॉडी वेव्स आर दोज वेव व्हिच आर एबल टू पेनिट्रेट इन द इनसाइड पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ में कहीं पे भी हलचल हुई, कहीं पे भी ये डिस्टर्बेंसेस हुआ, तो वहां से वो सारे अर्थ के हर एक पार्ट में अंदर से जाएगा, है ना। मतलब कैसे है, लाइक सपोज यहाँ पे अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस हुआ तो यहाँ पे आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरीके से ये है। तो ये जो वेव्स है, या तो मैंने साइकिल का स्पोक बनाया जो, है ना, ये जो वेव्स है, ये जो वेव्स को हम लोग बॉडी वेव्स बोलेंगे। बट अब सपोज बोलो कि सरफेस वेव्स क्या होंगे, तो क्या है, यहाँ से एनर्जी आई और इसके बाद सरफेस की वेव्स जो निकले वो हुए सरफेस वेव्स, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो जा रहे हैं, दैट इज सरफेस वेव्स। तो बहुत, मैं बताया था पहले ही कि मैं बहुत क्लियर पिक्चर, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है मेरा, तो वैसे ही मैंने इतने क्लियर पिक्चर्स बनाए हैं जो कि आपको बहुत इजीली समझ आते हैं। तो ये बॉडी वेव्स एंड ट्रेवल एंड सरफेस वेव्स में डिफरेंस समझ आ गया। नाउ विद इन द बॉडी वेव्स आल्सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेव्स, वन इज पी वेव एंड अनदर इज एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। ये दोनों वेव्स की प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, ये दोनों बॉडी वेव्स ही है। इस बॉडी वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इसको एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं तो आपको वो क्लैरिटी होगी। आई विल टेल यू कि आप प्लीज टेल मी वन थिंग कि सपोज यहाँ पे मैं चला गया मून में, मैं नहीं ले जाता इस बार, मैं किसको लेके जाऊँ, जीत को लेके जाता हूँ। जीत गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहाँ, मून में। वो सोचा कि मैं अपनी हनी के साथ जाऊंगा मून में, तो उस हनी को वहां जाके प्रपोज करूंगा करके। तो
उसकी गर्लफ्रेंड भी खुश हो गई कि यस वहां पे मुझे प्रपोज करेगा करके। तो वहां पे गया, एकदम पोज लिया, एकदम डी डाउन हो गया, पोज लिया, रोजेस लेके गया था बराबर, है ना, पूरा प्रिपरेशन के साथ गया था। अब वहां पे जाके बोला आई लव यू, आई कैन नॉट हियर। फिर बोला आई लव यू, लेकिन नहीं सुनाई दे रहा है करके। तो अब इसको समझ आ गया ये तो बहरी है, शी इज डीफ, एंड अपार्ट फ्रॉम डीफ शी इज डम्प ऑल्सो, बिकॉज चलो नहीं सुन पा रही, ये तो समझ आ रहा है कि प्रपोज कर रहा हूँ करके, दिखता है कि नहीं। तो वहां जाके उसको डम्प थी तो उसको डम्प करके आ गया वहां पे, है ना। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ, उसको सुनाई क्यों नहीं दिया, व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि उसको क्यों नहीं सुनाई दे रहा था। सर जी? मीडियम नहीं है, मीडियम So नहीं, there is no medium in space. साउंड है। रिक्वायर्स मीडियम। हाँ, मतलब देयर वाज नो मीडियम थ्रू विच इट कैन प्रोपोगेट, इजंट इट, मतलब साउंड के लिए चाहिए मीडियम। अब उसने क्या किया, इस बार जीतना ज्यादा, नेक्स्ट टाइम फिर से मून में लेके गया, दूसरी हनी, हनी पार्ट 2, है ना, उसको लेके गया। अब उसने क्या किया, इस बार ना प्रिपेयर था कि इस बार ये डीप निकली तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार एटलीस्ट ब्लाइंड ना निकले करके। अब वो क्या किया, एक एलईडी का हार्ट बनाया, है ना, ऐसे हार्ट से निकालते हुए दिखाया कि दिस इज फॉर यू करके। तो वेदर शी विल बी एबल टू सी द थिंग, जो लाइट दिख रहा है वो देख पाएगी वो, हाँ सर। मतलब लाइट जो है वो विजिबल है मून में, पर साउंड नहीं है, isn't it? तीसरा एक और, अनिकेत फिर से, पर ना इस बार ना क्या हुआ, उसको उसको लगा, उसकी गर्लफ्रेंड को, मतलब जो सेकंड टाइम, ये बहुत चीप स्टाइल है, ये क्या कोई एलईडी वाला हार्ट दिखा के बोल दी कि ये है करके, चाइनीज वाला लेके आ गया है, वो भी सस्ता वाला 100 रुपए वाला, और उसी को दिखा रहा है हार्ट करके, क्या मैं 100 रुपए के लायक हूँ। तो वो उसको डंप करके आ गई। अब इस बार अनिकेत को बड़ा दिमाग खराब हुआ कि यार ये बड़ा दिक्कत है करके, इस बार और प्रिपेयर होके गया। क्या प्रिपेयर होके गया, इस बार वो क्या किया, उसको एक मोबाइल पकड़ाया, ये लो एप्पल, और मैं वन प्लस लेता हूँ, है ना, वो थोड़ा सा गर्लफ्रेंड को थोड़ा अच्छा वाला देगा ना मोबाइल, तो ये एप्पल लो और ये मेरा वन प्लस है। लेके गया कहाँ पे, वही हनी पार्ट 3, उसको मून में लेके गया। अब हनी पार्ट 3 को मून में लेके गया, अब इस बार क्या है, बोलेगा कि टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो थर्ड टाइम यहाँ पे आया हूँ, चेक योर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप चेक करो। तो बोलेगी मेरे पास तो सिग्नल नहीं है, पर अनिकेत बहुत प्रिपेयर था। अनिकेत इस बार ना इंटरनेट ऐसा लिया था कि वहां पे भी आता था, सैटेलाइट वाला इंटरनेट यूज करता था। तो उसने बोला मैं वाईफाई हॉटस्पॉट देता हूँ करके अपने मोबाइल से, वन प्लस में उसने वही वाला किया हुआ था हॉटस्पॉट, और हॉटस्पॉट से उसके में भी व्हाट्सएप चलने लगा, और यहाँ से व्हाट्सएप को है इमोजी के साथ मस्त आई लव यू लिख दिया उसने। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या वो हॉटस्पॉट दे पाएगा उसको वहां पे। सपोज इसके मोबाइल पे इंटरनेट है, सपोज अनिकेत के मोबाइल पे इंटरनेट है, बट वेदर ही विल बी एबल टू ट्रांसफर दैट इंटरनेट टू हर मोबाइल। यस सर। No, sir. Sir, because signal needs also medium. But it reflects na in atmosphere in our Earth. Then we can receive the signal. वाईफाई मिल जाएगा, वाईफाई के लिए भी जो मीडियम चाहिए ना वो एयर नहीं है, ठीक है ना। वाईफाई के लिए भी जो मीडियम चाहिए उसके लिए एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, साउंड के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, लाइट के लिए भी एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी, है ना। ओनली साउंड के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, लाइट के लिए एंड वाईफाई के लिए एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ही विल बी एबल टू गिव हर हॉटस्पॉट, वाईफाई हॉटस्पॉट दे पाएगा, है ना। मैं इसके बारे में साइंस एंड टेक में बताऊंगा, बात करूंगा। वैसे थोड़ा सा इसमें मुझे क्लाइमेट पढ़ाने के लिए भी बताना पड़ेगा मुझे। तो मतलब क्या है कि ऑल दिस 3 वेव्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टी, तीनों वेव्स जो है प्रॉपर्टी में डिफरेंट है। अब चौथी बार एक और प्रॉब्लम हुआ, क्या, अब उसने क्या किया, एक गर्लफ्रेंड को तो वहीं डंप किया हुआ था ना, तो
उसने क्या किया, वो डिस्टर्ब ना करे करके, क्योंकि वो खूंखार बन गई है ना, कि मेरे को छोड़ के चले गया करके, है ना, वो भेड़िया पार्ट 2 बन गई है ना। अब उसने क्या किया, किसने, अनिकेत ने, अनिकेत ने एक वॉल खड़ा कर दिया, वॉल खड़ा कर दिया ताकि उसका लाइट मेरे पास ना जाए ना, वो हार्ट वाला लाइट वो उसी को देख के फ्रस्ट्रेट हो गई थी, वो एकदम चीप है करके, है ना। अरे उल्टा हो गया था ना, चलो ठीक है, चलो जो भी स्टोरी समझना समझो। तो क्या है, लाइट वॉल से तो पेनिट्रेट करके नहीं जा पाएगा, पर अगर वो वाईफाई का हॉटस्पॉट देता है, वाईफाई का हॉटस्पॉट देता है, तो वो प्रीवियस गर्लफ्रेंड को भी देख पाएगा और न्यू गर्लफ्रेंड को भी देख पाएगा। मतलब क्या है, वाईफाई का जो हॉटस्पॉट है वो डायरेक्शनल नहीं है। मतलब क्या है, ये भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है कि दोनों विदाउट एयर ट्रेवल कर सकते हैं, बट लाइट जो है वो डायरेक्शनल तरीके से जाता है, और हॉटस्पॉट जो है कहीं से भी घूम घाम के पहुंच जाता है ना। क्या है, मतलब मेरा बताने का पर्पस ये है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये तीनों वेव्स जब डिफरेंट है, तो सेम तरीके से ये जो बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स हैं, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो ये जो बॉडी वेव्स में जो हम लोग दो वेव्स की बात किए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव, ये दे बोथ नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, इनको मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, दैट्स फाइन। अब जैसे ये जो प्राइमरी वेव्स, जो पी वेव्स है, इसके प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर पाता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर पाता है, बट एस वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड। ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, दोनों एक ही से एनर्जी निकला है। अब जैसे आपने घर में क्या किया, गुस्से में अपना लैपटॉप को पटक दिया, पटकने से जो आवाज आई, ठीक है ना, एक तो घर वालों की आवाज आएगी, दैट्स डिफरेंट थिंग, पर आपका जो लैपटॉप की आवाज जो आई, वो आवाज जो जो एनर्जी निकला उसका, वो एनर्जी जो है उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एज वेल एज वो जो टकराने से थोड़ा बहुत अगर उसमें स्पार्किंग हल्का सा हुआ होगा, बहुत स्मॉल लेवल पे, जैसे आपने पटका होगा तो एकदम हल्के लेवल पे, वो एनर्जी अलग था। तो और इसमें जो रब हुआ, इसमें क्रैक्स हुए लैपटॉप में एज वेल एज फ्लोर में, वो एक एनर्जी था, वो अलग था, तीनों अलग अलग था। मतलब हम लोगों को कंबाइनली इफेक्ट दिख रहा है, पर एक्चुअल में बहुत सारे एनर्जी निकले एक सिंगल फिनोमिना से। तो मतलब क्या है, वैसे ही क्या है, वो जो मूवमेंट हुआ विद इन द अर्थ, फ्रॉम दैट मूवमेंट देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ वेव हैज बीन इमर्ज्ड आउट। among those the body waves are there, body waves में से जो primary waves हैं, they can only travel in all the medium, solid, liquid and gas, but the S waves can travel only in the solid. S waves means secondary waves, they can only travel in the solid. अब इससे कैसे पता चलेगा इंटीरियर पार्ट के बारे में, तो हम लोग देखते हैं। सी दिस इमेज, इस इमेज को आपने एनसीईआरटी में भी श्योरली देखा होगा, बट जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वो बहुत अच्छा होगा। कितना तारीफ करता हूं ना मैं अपनी। हियर यू कैन सी, सपोज यहां पे अर्थक्वेक है हुआ, हरा लेते हैं ना हम पे, ये किसने हरा रंग डाला, ओके। तो ये जो हरा है, यहाँ पे अर्थक्वेक का सेंटर था। अब एपी सेंटर था कि फोकस था, वो मैं बाद में बोलूंगा। यहाँ से एनर्जी निकली, तो यहाँ से वेव्स निकले अलग अलग जगह पे। तो मैंने क्या किया, पी वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए सिस्मोग्राफ अटैच किया सब हर जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पी वेव्स को जो डिटेक्ट करे, सेंसर्स है ना, ये सेंसर्स हैं जो पी वेव को डिटेक्ट करें। तो यहाँ पे पी वेव्स को मैंने सर्च किया, मिला तो मिला, हाँ बोला, सिस्मोग्राफ ने बोला कि यस अर्थक्वेक यहाँ पे हुआ था, मुझे आई वॉज एबल टू डिटेक्ट इट। देन यहाँ पे उसको पूछा, मिला, तो उसने बोला यस आई फाउंड इट, कि यस देयर वाज पी वेव, आई फाउंड द मोमेंट। यहाँ पे सिस्मोग्राफ से पूछे कि वेदर मिला, बोला हाँ मिला। यहाँ पे एक और सिस्मोग्राफ था, इससे पूछा मिला, बोला नहीं। कैसे नहीं मिला, नहीं मिला, या तो बैठा होगा ऐसे खा पी के सो गया होगा इसलिए नहीं मिला करके। नहीं, बोला कि नहीं मैं जाग रहा था पर मुझे मिला नहीं, है ना, सिस्मोग्राफ है, इक्विपमेंट्स ओनली है ना। इसने बोला कि नहीं मिला, चलो ठीक है, अगले से पूछते हैं, मिला, बोला हाँ मिला सब। जिसको पूछे हाँ मिला, सबको मिला, सबको मिला। तो लाइफ इज झिंगा लाला, सबको मिल गया। तो
पर प्रॉब्लम इज देयर कि यहाँ पे अगेन एक को डिटेक्ट नहीं हुआ और यहाँ पे अगेन एक को नहीं डिटेक्ट हुआ। मतलब क्या है, ये जो एरिया है एंड दिस एरिया, यहाँ पे सिस्मोग्राफ वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ पी वेव्स, बट व्हाट वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ और प्रॉपर्टी ऑफ पी वेव्स, इट कैन ट्रेवल इन ऑल द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। तो भाई क्यों डिटेक्ट नहीं हुआ, व्हाट वाज द रीजन? तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट द रीजन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर कि आई हैड टोल्ड यू कि सिग्नल तो मिलेगा, बट जैसे आप कभी देखते होगे ना कि अपने घर में एक जगह सिग्नल मिलता दूसरी जगह नहीं मिलता, ऐसा होता है कई बार। मतलब क्या है, सिग्नल डेविएट तो हो सकते हैं ना। मतलब क्या है, ये जो एनर्जी वेव्स आ रहे थे, यहां तक तो पहुंचे, फिर डेविएट हो गए, फिर यहाँ पे पहुंचने वाले थे, फिर डेविएट हो गए, और अल्टीमेटली वही जो एनर्जी जो यहाँ पे मिलने वाला था, वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट एंड वी हैव फाउंड इट हियर बिकॉज इट हैज बीन डेविएटेड। मतलब क्या है कि पी वेव्स कैन बी डेविएटेड बट इट डजंट मीन कि इट विल बी लॉस्ट, it will never be lost, only it may be deviated. So if deviation is there, definitely a different medium is there. ये भी तो बोल सकते हैं ना, है ना। हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि भाई कहीं पे रास्ता कहीं पे डेविएट हुआ या कहीं पे आप स्लो हो गए, मतलब कहाँ पे रास्ता खराब था, ये तो बोलोगे ना। अगर रास्ता पूरा स्मूथ था तो आपको इस टाइम पे पहुंच जाना चाहिए था, रास्ता पूरा स्मूथ था तो आपको इस टाइम पे पहुंच जाना चाहिए था, या तो आपको इस लोकेशन पे पहुंच जाना चाहिए था, बट रास्ता कहीं और ले गया तो कहीं और पहुंच गया, या तो रास्ता खराब था तो स्लो पहुंचे। तो व्हाट हैपेंड हियर, है ना, कंसिडरेट हियर, क्या हुआ यहाँ पे कि इस जगह पे क्या हुआ, रास्ता डेविएट हो गया, द रोड वाज डाइवर्टेड, यहाँ पे रोड डाइवर्ट हो गया, और यहाँ पे रोड जो है वो स्लो हो गया, इस जगह पे स्लो हो गया। इनफैक्ट सारे जगह पे जब भी डाइवर्शन होगा तो स्लो तो होगा ही, यहाँ पे जो मिला, यहाँ पे स्लो भी मिला और डाइवर्टेड भी मिला। मतलब क्या है, बियॉन्ड 105 डिग्री, अब मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, सॉरी 103 डिग्री, यहां से लेके यहां तक जितने वेव्स मिले, एक तो स्लो मिले, मतलब जिस टाइम पे पहुंचना था वहां पे नहीं पहुंचे, एज वेल एज ये अपने पाथ से डेविएटेड मिले। मतलब पी वेव्स क्या है, पी वेव्स का एक और प्रॉपर्टी मैं जानता हूं कि पी वेव्स का स्पीड जो होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड में एंड देन गैस में। Velocity of the P waves is highest. P waves are highest in solid and liquid, then gas. Here you can see the velocity of the P waves are highest in the solid, then liquid, and the gas. What does it mean? कि अगर अर्थ कंप्लीटली सॉलिड होता तो उसको एक सर्टेन टाइम पे पहुंच जाना चाहिए था, ऊपर से सारे जगह पे मिलना चाहिए था उसको, विदाउट डेविएशन ऑन टाइम इट शुड हैव रीच्ड। But what we have found, it has also been deviated and it has also reached, बोलना चाहिए कि लेट पहुंचा, है ना, डिले में पहुंचा, दोनों चीजें हुआ। मतलब definitely there was certain liquid medium which was there in the interior part of the earth, or else certain gaseous medium which is there on the interior part of the earth, क्योंकि P waves तो ट्रेवल तो कर लेंगे सब में, बट क्या होगा, स्लो हो जाएगा और डेविएट हो जाएगा। तो हियर यू कैन सी पी वेव्स जो यहां से आए, डेविएट कर गए, इधर आ गए, फिर डेविएट करके इधर आ गया, फिर इधर आ गया, या तो इधर सीधा चला गया, क्योंकि ये सॉलिड है तो पूरे इधर स्ट्रेट चला गया। तो यही इमेज पिक्चर जो है आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, इसको कितना अच्छे से हम लोगों ने समझा। यूपीएससी इज नथिंग बट द एनरिचमेंट ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स, एनरिच्ड फॉर्म ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स, नथिंग एल्स। उसी चीज को अच्छे से समझना है, because UPSC wants कि even the person who is there in the village who has the accessibility on the सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू, वो जहाँ पे उसको बुक्स मिलती हैं, एनसीईआरटी की सीबीएसई बुक्स मिलती हैं, that बच्चा should also be in the position to crack the UPSC examination, है ना। But the thing is that his concept or her concept should be very much clear, है ना, यही है। तो यही चीज मैं आपको, वेव शैडो जो जोन है उसमें कोई पी वेव नहीं जा रहा है, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो आना चाहिए था यहाँ पे, पर यहाँ से वो इधर चला गया, मूव कर गया। यहाँ पे जितने भी वेव्स आएंगी वो ऐसे डेविएट हो जाएंगी ना,
एंड दैट्स वाई यहाँ पे मिलेंगे। मतलब इतना एक एरिया है 103 डिग्री टू 143 डिग्री, ये 40 डिग्री का एक ऐसा जोन है, यहाँ पे भी 40 डिग्री का ऐसा जोन है विच इज शैडो जोन। So the P wave can travel through all the three matters. Yes. तो क्या टाइप का मैटर है like which does not allow the P wave to fall in these areas, in these zones? ओके गुड। देखो पी वेव्स आना तो चाहते थे पर उसको डेविएट कर दिया गया, तो यही पी वेव्स मिला एक्चुअली, पर यहाँ पे मिला है ना। व्हाट आई एम सेइंग दिस कि इट इज मूविंग थ्रू द लिक्विड मीडियम आल्सो। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये लिक्विड है, तो लिक्विड से भी मूव कर रहा है, बट वो डेविएट करके यहाँ पे मिल रहा है रादर देन यहाँ पे मिलना था। सर जो बोले लाइटर मीडियम से डेंस मीडियम से जाने के लिए थोड़ा डेविएट हो रहा है, दोनों में, डेंस से लाइट में भी और लाइट से भी डेंस में। डेंस अगर में। याद होगा लाइट का भी प्रॉपर्टी ऐसे ही है ना। जब लाइट को हम लोग लाइट से डेंस में लेके जाते हैं, डेंस से लाइट में लेके जाते हैं, दोनों साइड में डेविएट होता है। इन द सेम मैनर, क्योंकि ये डेंस से लाइट पे गया डेविएट हुआ, लाइट से डेंस पे गया अगेन डेविएट हुआ। तो जो वेव्स यहाँ पे मिलने थे वो लॉस्ट नहीं हुए एक्चुअल में, है ना, वो मूव कर गए यहाँ पे। दैट्स व्हाई ये शैडो जोन है। इज इट ओके अश्मिता? Yes sir, okay. Okay, है ना। So that's why we have found this shadow zone, P wave shadow zone. Despite of this, कि P waves are having its efficiency in all the three mediums. Now you can tell me please one thing. अब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड कुछ बात हो रही है तो कुछ बात करते हैं। ये जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स whether they can travel in the liquid? यस सर। Yes sir. साउंड वेव ट्रेवल कर पाते हैं लिक्विड में ना, भले उसका फॉर्म वैसा नहीं रह जाता, डिफॉर्म हो जाता है, बट एनर्जी ट्रेवल करती है ना। अगर देखो क्या है कि जैसे अब पानी में हम दोनों से आपस में कम्युनिकेट किया, नहीं बात कर पाएंगे, है ना, नहीं बात कर पाएंगे, बट इट डजंट मीन कि एनर्जी इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड। एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बट इन डिफॉर्म्ड फॉर्म। वैसे क्या है, पी वेव्स इट डजंट मीन कि नहीं पहुंच पा रहे, बट वो डिफॉर्म्ड फॉर्म में पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, अब जैसे अब कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल थ्रू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई कि साउंड वेव्स कैन ट्रैवल इन द लिक्विड मीडियम? कोई एग्जांपल बता सकते हो? Sonar. सोनार वेव्स, यस, सोनार वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स, सोनार वेव्स, जिसके लिए जो पनडुब्बी होती है, सबमरीन्स होते हैं, एंड ऑल्सो टॉर्पेडोज वगैरह जो होते हैं जिस पे काम करते हैं, वो सोनार वेव्स हैं। नॉट ओनली दिस, ये डॉल्फिन जो होते हैं ना 1 2 3 जंप करके कूदते हैं एक साथ, या तीनों ये आपस में कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं? दिस सोनार वेव्स ओनली, है ना। अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं, मतलब साउंड के ही वेव्स होते हैं, जिस अल्ट्रासाउंड मतलब जो हम लोग नहीं सुन पाते उन लोग सुन पाते हैं, है ना। तो ये साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन लिक्विड मीडियम। दैट्स वाई तो हमारे बॉडी में जब हम लोग का बॉडी में अल्ट्रासाउंड करना होता है तो बहुत ज्यादा पानी पिलाया जाता है ना। तो मतलब उस समय तक पिलाया जाता है कि यूरिनेट ना हो, तब ताकि सारा एरिया जो होता है वो वाटर सबमर्ज हो जाए, उसके बाद साउंड की वेव्स जाए तो वो हर जगह ट्रेवल कर सके, है ना। अल्ट्रासाउंड जो करे वो हर जगह ट्रेवल कर सके, है ना। अब देखो अल्ट्रासाउंड क्या डिटेक्ट करता है उसको, वो साउंड वेव्स थ्रो करता है उसमें, तो वो जो अंदर में लिक्विड का पुश पड़ता होगा बच्चे पे, अगर बच्चा है बेबी है अंदर में, तो उसके पर साउंड वेव का पुश पड़ता होगा जो उसको थोड़ा तकलीफ देता होगा डेफिनेटली, बट एनर्जी उसके पास ट्रांसफर हो रही है ना। अब उसको रिफ्लेक्शन से समझ आ जाता होगा कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अलाउ नहीं कर रहा है आगे, है ना। बच्चे का जो बॉडी है उसको आगे नहीं अलाउ नहीं कर रहा है, या तो स्टोन है जो आगे अलाउ नहीं कर रहा है, कैलकेरियस स्टोन हो सकते हैं जो अलाउ नहीं कर रहा है। सो इट मे हैपन मेनी थिंग्स। तो इट मीन्स कि साउंड का प्रॉपर्टी भी हम लोग जानते हैं, इस तरीके से पी वेव्स भी है, बस डिफॉर्म फॉर्म में पहुंच रहा है, एनर्जी इज ट्रेवलिंग देयर। तो सिमुलेशन के थ्रू आप देख सकते हो कि सिमुलेशन से यू कैन सी कि हाउ दिस वेव्स आर बीइंग डेविएटेड। तो जो वेव मिलने थे वो ना मिलके वो डेविएट होके मिले हम लोग को। पर्टिकुलरली ट्राई टू फाइंड दिस वेव, सॉरी, particularly try to find this wave, यहाँ पे देखना है। Can you see how ये डेविएट कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो इसको यहाँ कहीं पे मिलना था वो नहीं मिलके कहीं और मिल जा रहा है, ठीक। तो ये है पी वेव्स का। देन यू कैन सी एस वेव्स। एस वेव्स का के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव्स?
S waves can travel? Only in solids. So you can see in this picture now, this picture should be very much clear to you. Beyond this, S waves are not found. ये पूरा शेडो जोन हो गया एस वेव्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद जब लिक्विड आता है तो ये ऊपर ऊपर से बस निकला, पर यहाँ के बाद से जो ये आया लॉस्ट हो गया, यहाँ पे आया लॉस्ट हो गया, यहाँ पे आया लॉस्ट हो गया। फिर ये जो वेव्स हैं लास्ट डिटेक्ट हुए इधर पे 105 डिग्री, हियर आल्सो 105 डिग्री। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंफर्मली से कि इस जगह पे एक लिक्विड मीडियम है। अर्थ के इंटीरियर में डेफिनेटली देयर इज वन लिक्विड मीडियम। थ्रू पी वेव्स एंड एस वेव्स से कितना स्ट्रांगली समझ आ गया हम लोग के पास कि ये लिक्विड है अंदर में कहीं पे। बट वेदर होल ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड फॉर्म और समवेयर इट इज सॉलिड ऑल्सो, क्या कहीं पे सॉलिड भी है? अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एस वेव्स तो कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि एस वेव्स तो लॉस्ट है, बट पी वेव्स बता पाएंगे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि लाइट मीडियम जैसा ही मिला होगा, लिक्विड मीडियम जैसे ही मिला होगा, पी वेव्स की स्पीड कम हो गई होगी, श्योर। बट रास्ते में इसको फिर से कहीं सॉलिड मिला जिसके कारण से स्पीड फिर से बढ़ गई। तो इस जगह पे जितना मैं इमेजिन किया था कि उसको लेट होगा, अगर अर्थ पूरा लिक्विड होता तो सपोज वो 10 सेकंड में पहुंचता, तो कहीं ना कहीं इसको सॉलिड मिला इसलिए वो 9 सेकंड में पहुंचा। मतलब अर्थ के सेंटर में फिर से स्पीड कहीं बढ़ी हुई थी। दैट्स वाई अर्थ के अंदर में कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ी हुई थी। दैट्स वाई ये जो कहीं ना कहीं पे सॉलिड मीडियम फिर से है जिसने पी वेव के स्पीड को बढ़ा दिया। हैड द सेंटर ऑफ द अर्थ बीन कंप्लीटली इन लिक्विड फॉर्म, it should have reached in 10 seconds, but the P waves have reached in 9 seconds. It means somewhere in the interior part of the earth there is solid structure. So that's why one thing is sure कि एक solid, एक liquid and एक solid medium है interior part of the earth में। So you can see कि कितना strong information मिल गया just because of the P waves, P waves and S waves, the body waves. Now simulation देख करके देखे तो you can see कि हम लोगों को यहाँ पे एस वेव्स कहीं नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से लेके ये पूरा जो जोन है ये शैडो जोन है, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो जा पाबो हमें एखाने पाबो, है ना, एखाने किच्छु पाबो ना। तो दैट इज कॉल्ड शैडो जोन। तो पी वेव्स आर लाइक दिस वेव्स। पी वेव्स आपको दिखाते हैं कैसे वेव्स होते हैं। यू कैन सी अब सपोज इमेजिन करो जैसे आप अर्थ में यहां पे खड़े हो, जीत बोलेगा, स्पेलिंग आप JIT लिखते हो कि JEET, पता JEET होगा शायद। तो जीत ने बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी तो करना चाह रहा हूं पर मुझे पुश नहीं मिलता। तो यहाँ पे अर्थ को आया और उसको ऐसा पुश किया। ये जो पी वेव्स है ना, वो ये जो जीत को इस तरीके से मूव करवाएंगे ऊपर नीचे, है ना। ये जो मतलब यहाँ अर्थ के हिसाब से अनिकेत यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, जीत जो है यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। इसको जो मूवमेंट फील होगा इस तरीके से मूव फील होगा, ऊपर नीचे इसको फील होगा। तो बोला सर पुश मिला, आई लाइक इट करके, है ना। तो पी वेव्स जो ट्रेवल करते हैं, जो कहीं पे भी एपी सेंटर होगा अर्थ में, जब यहाँ पे एपी सेंटर है, एपी सेंटर नहीं बोला चाहिए, फोकस है ना। यहाँ से एनर्जी जो ट्रेवल किया, ये इसको कोई भी बिल्डिंग हुआ या कोई भी सरफेस में जो कोई भी चीज हुआ वो इस तरीके से मूव करवाएगा, उसको ऊपर नीचे इस तरीके से मूव होगा। ठीक, तो ये पी वेव्स का प्रॉपर्टी। एस वेव्स कैसे होता है? अब जी बोला मेरे को अभी भी किक नहीं मिला सर, पुश तो मिला पर किक नहीं मिला करके। तो एस वेव्स बोले ठहरो बच्चा, आकाशवाणी हुई कि अब हम आते हैं। अब ये वेव्स कैसे आए? आप यहाँ पे सपोज कोई खड़ा है तो उसको ऐसे करके हिलाएगा, देख रहे हो,
इस तरीके से हिलेगा, है ना। तो नाउ यू कैन टेल मी कि अगर ऊपर में कोई स्ट्रक्चर है वो पी वेव से ज्यादा डैमेज होगा कि एस वेव से ज्यादा डैमेज होगा? yes sir. ये सब से पी वेव्स ऐसे से मूव करवा रहे हैं और एस वेव्स ऐसे ऐसे करके मूव करवा रहे हैं। बिल्डिंग ऐसे से हिलने में तकलीफ है कि ऐसे से ऊपर नीचे हिलने में तकलीफ है बिल्डिंग को? सर एस वेव में ज्यादा डैमेज होगा। एस वेव से ज्यादा डैमेज होगा ना, क्योंकि देखो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर लेगी ना अगर ऐसे से हिलेगा बिल्डिंग तो, isn't it? तो एस वेव्स आर मोर डेंजरस एज कंपेयर टू पी वेव्स, बट पी वेव्स पहले पहुंच रहे हैं, पी वेव्स आपके पास पहुंचे, है ना। पी वेव्स की स्पीड भी ज्यादा होता है। तो सपोज यू हैव फेल्ट अ वेव, you don't know whether it is P waves or S wave. So what you should be doing without any experiment, without thinking of any which wave I have came across, you should simply take a pillow and run for your life, run outside in the ground, because you don't know कि P waves है तो मतलब अगला वेव जो आएगा वो खतरनाक आने वाला है, S waves, isn't it? So that's why the P waves and S waves इस तरीके से होते हैं। ये तो हुए बॉडी वेव्स के बारे में। अब जब सरफेस वेव जाओगे ना तो फिर बहुत हंगामा हो जाएगा। Now we are talking about this surface wave. The surface wave are even more destructive and dangerous. And last to report on the seismograph are the surface waves only. And actually, surface waves are nothing but they are the deformed form of the P waves and S waves. How? जैसे क्या है, सपोज इसके ऊपर में हिमालय है, इसके ऊपर में हिमालय है, यहाँ से P waves and S waves हुए, तो हिमालय ऐसा से हिला, जिसके कारण से साइड साइड में वेव्स निकले। यही एनर्जी ये सरफेस वेव्स को क्रिएट कर दिया। लाइक सपोज एक पॉन्ड में क्या किया, पॉन्ड में हम लोग स्टोन डाल दिए, तो जिस तरीके से जो वेव निकले ना वो है सरफेस वेव्स, ठीक है ना। पॉन्ड में स्टोन थ्रो करने से जो वेव्स निकलते हैं ना वो सरफेस वेव्स है। और वो जो वेव्स होते हैं ना वो बहुत टाइप के उसमें ये मल्टीपल वेव्स होते हैं, ऐसे 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 रहता है ना। तो ये जो सरफेस वेव्स है ना वो आपको ना काइंड ऑफ वेव्स टाइप से ऐसे निकलेंगे, है ना, और कंटिन्यूसली आते जाते हैं इसमें। पी वेव्स तो एस वेव्स से एस तक आए, तो पी वेव्स एस वेव्स स्ट्राइक किए ऊपर के स्टोन्स को और इस तरीके से सरफेस ओरिजिनेट हुए। तो सरफेस वेव नाउ यू कैन सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेव्स सरफेस वेव्स में, वन इज रेले वेव्स एंड लव वेव्स, है ना। तो रेले वेव्स जो होते हैं, जैसे वाटर ट्रेवल करता है किसी स्टिल पॉन्ड में, वो है रेले वेव्स, है ना, जैसे वेव्स निकलते हैं। एंड लव वेव्स क्या होता है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल राइट एंगल की तरफ डायरेक्शन मूव होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे मूव करेगा, तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे वेव होता है। तो यू कैन सी, जैसे अब यहाँ पे जो आपका पोजीशन है, नाउ आपका पोजीशन यहाँ पे है, अब यहाँ पे खड़े हो, तो जो रेले वेव्स आए यू कैन सी कि जैसे ये वेव्स आए तो आप यहाँ पे खड़े हो तो किस तरीके से आपको फील होगा, ऐसा इस तरीके से। तो क्या है आपका मूवमेंट ऐसे ऐसे करके हुआ, है ना। तो यू कैन सी आपका कोई बिल्डिंग है, तो इस आपका बिल्डिंग जो है इस तरीके से मूव कर रहा है सर्कुलर फैशन में, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मूव कर रहा है आपका बिल्डिंग। ये सरफेस वेव्स हैं। इसी चीज को हम लोग ये करती है दिखा रहे हैं किस तरीके से सरफेस वेव्स मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब एक और आया वेव्स, दैट इज लव वेव्स। लव वेव्स के साथ क्या है, अब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे तो मूव कर रहे थे, अगर अब ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है ना। देखो एक था ऐसे मूव करना, एक था ना वर्टिकल सर्कल बनाना, और एक है हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाना, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो नाउ यू कैन सी द पार्टिकल, दिस पार्टिकल को चेक करो, तो ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, है ना। नाउ टेल मी which wave is dangerous out of this surface wave? कौन सा वेव सबसे ज्यादा डेंजरस है?
मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप लोग नहीं बोल रहे हो? लव वेव आई थिंक। हाँ, लव वेव बहुत डेंजरस है ना। यस सर। सर वो हाँ दोनों हाँ, साइड से मूव हो रहा है, ऊपर से भी और राइट, साइड से। एग्जैक्टली, गुड। लव वेव्स आर मोर डेंजरस, है ना, क्योंकि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, जब भी ना इसका बिल्डिंग ना हॉरिजॉन्टल मूव करे, ये बहुत डेंजरस होता है। देखो कोई बिल्डिंग ऐसे मूव कर जाए, जैसे पी वेव्स एंड रिले वेव्स में क्या है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, या तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, बट जब ये हॉरिजॉन्टल मूव करने लगे बिल्डिंग, इट इज वेरी मच डेंजरस, उसमें भी ऐसे मूव कर रहा है। तो रिले वेव्स एंड लव वेव्स आर मोर डेंजरस and more destructive as compared to this P waves and S waves. So that's why what you have felt, we don't know. If you have felt the body waves only, it means surface wave will follow you. And if surface wave will follow, it means क्या होगा? It means highly destruction होगा। तो इसलिए ये है, ये चार टाइप की वेव्स। इन चार टाइप की वेव्स से वी कैन फाइंड आउट कि दिस अर्थ इज हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर। अर्थ एक लेयर्ड का स्ट्रक्चर है, लेयर से बना है। हाँ बोलो। सर दिस आर सिमिलर टू टेक्टोनिक प्लेट्स। नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स अलग है ना। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूव करते हैं, उसके लिए जो एनर्जी निकलती है वो वहीं से निकलती है। मैं आऊंगा टेक्टोनिक प्लेट्स पे। वो एक्चुअली जैसे अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक से ये एनर्जी निकली, है ना, एनर्जी निकली, तो अर्थक्वेक होने का रीजन टेक्टोनिक्स है, प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स आर द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट्स जो है वो मूव अर्थक्वेक के कारण से नहीं मूव कर रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रहे हैं करके अर्थक्वेक आ रहा है, और अर्थक्वेक के कारण से पी वेव्स एस वेव्स आ रहे हैं। अब प्लेट्स क्यों मूव कर रहे हैं वो डिफरेंट थिंग है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है ना। तो वन थिंग इज कॉज एंड अनदर थिंग इज रिजल्ट। यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज So, हाँ so why is it that some areas are more earthquake prone? उसमें हाँ ये waves का कुछ होता है? हाँ, मुझे मतलब थोड़ा टाइम दो, एक्चुअली मुझे आपको आगे बताना है, मैं उसको सिक्वेंशियली बताऊंगा तब ज्यादा अच्छा रहेगा, है ठीक ना। है। I'll clear even every doubt, I'll clear it, trust me, हर एक डाउट में क्लियर कर दूंगा, बस एक टाइम आने दो। हाँ, इस पार्ट से रिलेटेड जो भी डाउट पूछना है यू कैन आस्क मी। तो ये जो जो उन्होंने पूछा, तो प्लेट्स के बारे में तो अभी समझाया नहीं हूं मैं आप लोग को, तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर जो क्वेश्चन है उनका आंसर उनको सेटिस्फाई करवा देते हैं कि प्लेट से अर्थक्वेक आते, अर्थक्वेक से ये वेव्स आते हैं, ऐसा है। तो इन दिस मैनर व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि अर्थ इज हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर, अर्थ में लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना। अब लेयर, बहुत टाइप के लेयर होते हैं अर्थ में। अर्थ में जैसे जो सबसे इनर पार्ट में जो हम लोग को समझ आया है ना, वो बहुत सॉलिड है ना, सॉलिड पार्ट, और वो जो उसको हम लोग बोलते हैं कोर। तो एडवर्ड सुएज जो है, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बोला कि अर्थ इज हैविंग थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सियाल, सीमा एंड नीफे, है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो कोर दो चीजों से बना है, नीफे, निकल एंड आयरन, दोनों हैवी मेटल है। इसलिए वेरेवर यू विल फाइंड कि कहीं पे भी आयरन की माइनिंग होती है, वहीं पे आसपास में निकल की भी माइनिंग होती है ना, बिकॉज इन नेचर दे आर ऑलमोस्ट फाउंड इन द सिमिलर प्लेसेस। तो कोर हमारा हैवी एलिमेंट से बना है। हमारा जो मेंटल है, जिसको हम लोग मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं, वो सिलिका और मैग्नीशियम के मैग्नीज, मैग्नीशियम, है ना, सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना है। एंड जो आउटर मोस्ट पार्ट है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना है, एज सजेस्टेड बाय एडवर्ड सुएज। बट इट इज नॉट एज सिंपल एज हैज बीन सजेस्टेड बाय एडवर्ड सुएज। इतना इजी नहीं था। इसने बोला कि कॉन्टिनेंट जो है हमारा सियाल का बना है, और जो ओशियन है वो सीमा का बना है ना, सियाल एंड सीमा। और जो हमारा कोर है वो नीफे का है, आयरन एंड निकल का बना है। ठीक है। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में अगर समझना है, तो हम लोगों को अर्थ के हर एक लेयर के बारे में समझना पड़ेगा, बिकॉज एवरी लेयर ऑफ द अर्थ इज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी।
heavier elements are near to the core and lighter elements are near to the surface. Why it is happening? Why the Earth is having layered structure? So you can think of anything which is rotating. Any rotating spherical body अगर है, उसके अंदर में कोई लिक्विड है, तो हमेशा से सॉलिड वाला पार्ट जो होगा वो सेंटर पे जाता है और सबसे लाइटर पार्ट सबसे बाहर में जाता है। लाइक सपोज आपने कभी घर में दही मक्खन वगैरह बनाया होगा, बंगाली में क्या बोलते हैं आई डोंट नो अच्छे से, है ना, कर्ड वगैरह जो बनते हैं ना, बटर मिल्क वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें जो बीच में जो पहुंचता है उसको हम लोग चर्निंग करते हैं, घुमाते थे जैसे मिक्सी वगैरह में, तो क्या होता है जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो मिडिल में आ जाता है ना, जो हैवी होता है, डेंस होता है ना, और लाइटर पार्ट आउटर में घूमता रहता है ना। तो कहीं पे भी जाओगे, इवन जैसे पेट्रोलियम का भी अगर जानते हो कि पेट्रोलियम से कैसे डीजल पेट्रोल नेफ्था उफ्था बनाते हैं, तो उसमें भी ऐसे उसको रोटेट करेंगे, लाइटर एलिमेंट जो होंगे आउटर में रहेंगे, हैवियर एलिमेंट मिडिल में रहेंगे। तो इसी तरीके से अर्थ भी जो है वो रोटेट हो रहा है तेजी से, तो ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग स्फेरिकल बॉडी द लाइटर एलिमेंट आर on the outer side and the heavier element is on the interior side, चर्निंग होने के कारण से, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो कोर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज इनर कोर एंड अनदर इज आउटर कोर। इनर कोर एंड आउटर कोर, तो इनर कोर जो सेंटर के पास है और आउटर कोर जो उसके आउटर साइड में है। देन आउटर मेंटल, देन इनर मेंटल, सॉरी हाँ, देन चलो अभी मेंटल ही बोलो, है ना, मेंटल एंड देन क्रस्ट, है ना, इस तरीके से। बट इसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, बट इस पार्ट को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा अगला क्लास लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाना है, उसमें डिटेल में मुझे समझाना है इस पार्ट को। इन दिस इसके बीच में मैं आप लोग से अगर कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम शोइंग यू वन वीडियो, आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं।